तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इसमें से जो पहला शब्द है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहले शब्द का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे लिखा है ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखेंगे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के। कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल हैं। इन पांचों एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। और इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उनको करने से पहले आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे अभी बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सीख लो कि ये जो टेबल है ये तैयार कैसे होती है। इस टेबल में ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर हम वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा। उसके बाद क्या आता है? कॉस थीटा। उसके बाद क्या आता है? टेन थीटा। बड़े आराम से पूरे ध्यान से देखते रहो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद आएगा क्या? कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो इधर तो हमने 6 के 6 क्या लिख दिए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम वो स्पेसिफिक एंगल्स लिखेंगे। वो जो 5 एंगल हैं जो आपको मैंने अभी दिखाए थे ना, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, उनको यहाँ पे लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ना उसके पूरे उस हिसाब से हम चल रहे हैं। इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इधर क्या है? स्पेसिफिक एंगल्स। साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 से कम ही रहती है। तो एक बार फिर से, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तुम्हें केवल इसको याद रखना पड़ेगा, पहले वाले की जो वैल्यूज़ हैं उनको केवल याद करना पड़ेगा। उसके बाद पूरी टेबल तुम आराम से भर लोगे। मैं सिखाता हूँ कैसे बनेगी ये पूरी टेबल। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यूज़ लिखनी है तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली रो, इसको उल्टा पकड़ के ऐसे कर दो। मतलब 1 को सबसे आगे लिख दो, उसके बाद लिख दो √3/2 को, उसके बाद 1/√2 को, और उसके बाद 1/2 को, और उसके बाद 0 को। तो हमने क्या करा? वो जो साइन वाली टेबल थी उसको उल्टा कर दिया इस तरीके से, मतलब वैसे इन्वर्टेड किया है इस तरीके से। ठीक है, तो कॉस थीटा ऐसे भर दिया है। अब बारी आती है टेन थीटा की। टेन थीटा वाली टेबल भरने के लिए आपको इसको इससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसको इससे डिवाइड करते समय 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये टेबल तुम्हारी बुक में भी दे रखी है, एनसीईआरटी में, उसमें देख लेना। √2 से √2 कट जाएगा और 1 से 1 कट के क्या आएगा? 1 आएगा। बस इसको इससे डिवाइड करते रहो। 2 से 2 कट जाएगा, √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन की, कॉस की, टेन की वैल्यू निकाल ली है। अब ये जो नीचे के 3 है ना, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तीनों इन ऊपर वालों के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऊपर वालों की रेसिप्रोकल वैल्यू इनके अंदर लिखनी पड़ेगी। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक है, और 1 का उल्टा 1। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का।
तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, थोड़ा सा वैसे करके लिख रहा हूँ। और 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का उल्टा 1/√3। देखो भाई कहीं पे 2 लिखा है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, ठीक है। a लिखा है कहीं पे, a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। क्लियर। अच्छा लास्ट वाला बचा tan, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। भाई जब 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, 0। तो इस तरह से हमने पूरी टेबल को भर दिया है और ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो याद करते समय स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करिएगा, साइन कॉस और टैन इन तीनों को याद कर लेना बस। ये मत सोचना कि तुम बना लोगे जैसे मैंने बनाई है अभी, जैसे मैंने तुमको समझाया कि साइन का याद कर लो, कॉस का लिखना है तो उसको रिवर्स करके ऐसे लिख दो, टैन का लिखना है तो इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टैन का आ गया। और बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल होते ही हैं, इनके बस उल्टे कर करके यहाँ पे भरते रहो। तो ऐसे तुम टेबल तो बना सकते हो, लेकिन जब सवाल करोगे एग्जाम में और एकदम से मान लो वैल्यू आ गई कि कोसेक 30 की वैल्यू बताओ, कहीं लिखनी पड़ गई कोसेक 30 की वैल्यू, तो तुम उसके लिए टेबल थोड़ा ही ना बनाओगे। तो बेहतर है कि तुम इसको जल्दी से याद कर लो, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर एक्सरसाइज कंप्लीट होने से पहले आपने ये टेबल याद कर ली तो ठीक है, नहीं तो आप इस टेबल को कभी याद नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह से। तो टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ बस ऊपर के 3 याद कर लो, इन्हीं से काम चल जाएगा। 95% जो सवाल होते हैं ऊपर के 3 के ही आते हैं, और किसी वजह से नीचे वालों के आ भी गए तो तुम उनके क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। मान लो कि तुम्हें साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, तो तुम्हें कोसेक 30 की भी पता होगी, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो केवल ऊपर के 3 की वैल्यूज आप जरूर याद कर लीजिए, ये मेरी सलाह है आपको। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ बनती कैसे हैं, ये जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल हम इन वैल्यूज़ का कैसे इस्तेमाल होता है वो सीखने जा रहे हैं। हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये जो आप अपने सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। और कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज का करने के लिए 8.2 का आपको वो टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है। अब हमें इसको इवेल्युएट करना है, तो साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 सबकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। अब जैसे मुझे तो याद है, मैं आराम से लिख दूंगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये लिख दी मैंने बड़े आराम से। और मेरे आसपास यहाँ पे कहीं कुछ रखा हुआ भी नहीं है जो मैं उसमें से देख के बता रहा हूँ। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं जानता हूँ, वो भी √3/2 ही होती है, ठीक है। लेकिन तुम तो नहीं जानते ना, इसलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। साइन 60 की और cos 30 की वैल्यू देखो जरा। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन 60 की भी वही वैल्यू है और cos 30 की भी वही वैल्यू है, ठीक है। दोनों को रख दिया। अब साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। सारी वैल्यू रख दी। अगर याद होगा ना तो बड़े आराम से फटाफट रख दोगे, और याद नहीं होगा तो पहले तो टेबल बनाओगे, कम से कम तुम्हारी 10 मिनट लग जाएंगी टेबल बनाने में। और एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। √3 की अब बस वैल्यू रखने के बाद ना इसको सॉल्व करना बाकी रह जाता है। √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा 3 + 1। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, 10वीं में पढ़ रहे हो। 4/4 तो कितना आ गया, 1। तो इस तरह से इस पूरे की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्सरसाइज का पहला सवाल शायद आपको आसान लगा होगा, पूरी एक्सरसाइज ही इतनी ही आसान है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सवाल का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे भी वही है कि केवल हमें tan 45 की, cos 30 की, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर पता होगी तो बड़ी जल्दी से हम इसको लिख देंगे। 2
tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर। एक बार तुम भी देख लो, ये रही टेबल, ये रही, ये देखो, ये रहा tan और ये रहा 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो याद रहेगा ना, एकदम से लिख सकते हो। इसके बाद आता है cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। जो वैल्यू sin 30 की होती है वही वैल्यू cos 60 की भी होती है। मुझे टेबल याद है इसलिए मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ उनको। अब सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो 2 1 जा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप ये तो समझ ही गए होंगे ना कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ था इसके ऊपर, ऐसे यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है। अच्छा, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 1 की 1 में करेंगे 1 आ जाएगा और 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों की जगह ना मैं 1 लिख रहा हूँ। थोड़ा सा ना इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करो। ये देखो, अभी देखो 3/4 प्लस 1/4 को सॉल्व करके कितना आया था? 1 आया था। अब ये देखो 3/4 1/4 है, तो इसको सॉल्व करके अब भी तो 1 ही आएगा या कुछ और आएगा? तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश किया करें आप लोग। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल भी आसानी से खत्म हो गया। तो बड़े छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन है, बस वैल्यू याद करनी होती है। तो आपके पास अभी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, आप उसमें वैल्यूज़ को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग स्कूल तो जा ही नहीं रहे हैं, बहुत खाली टाइम आप लोगों के पास है। हम बात कर रहे हैं, आज डेट है क्या है आज डेट? 11 जून। 11 जून 2020 चल रहा है। 11 जून 2020 में हम बात कर रहे हैं, जब सब लोग घर बैठे हुए हैं। ये ऐसा साल है 2020। कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है। तो आप लोग घर पे खाली बैठे हुए हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आप वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए कर, तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें इन तीनों की वैल्यूज़ सबसे पहले पुट करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने सेकंड पार्ट किया था ना, फर्स्ट का सेकंड, इसमें मैंने क्वेश्चन उतारते समय यहाँ पे प्लस लगा दिया था गलती से, यहाँ पे माइनस है। तो इससे क्या होगा कि हमारे सवाल के आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और फिर 3/4 में से 1/4 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सुधार आप खुद ही कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे सामने थर्ड पार्ट है, तो ध्यान से समझिएगा इसको जरा। वैल्यूज पुट करनी है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, ये देखो जरा, ये cos है और ये 45 है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। इसके बाद आती है sec 30 की वैल्यू। अब sec 30 की वैल्यू तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे cos 30 की वैल्यू याद है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 की वैल्यू आएगी 2/√3, क्योंकि हम ये जानते हैं कि sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। एक बार टेबल देख के चेक कर लेते हैं। ये रहा sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3 है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाएगा 2/√3। ठीक है। अब आता है cosec 30, इसके भी हमें नहीं पता, हमें तो sin 30 की वैल्यू पता है जो कि 1/2 होती है। तो cosec 30 जो है वो sin 30 का क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 होता है। तो cosec 30 की जगह पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो 3 है ना, पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस और tan, उन तीनों की वैल्यू याद कर लो, बाकी तो उनके रेसिप्रोकल ही होते हैं सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ऊपर 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे √3 ले लिया जाएगा LCM। इसके ऊपर का 2 तो ऐसे ही रहेगा, √3 जो है उस 2 में जाके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 2√3। अब ये जो √3 है ये तो जाएगा ऊपर और वो √2 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, √3 तो ऊपर चला गया और √2 नीचे आ गया। उसको चाहे पीछे की साइड लिख दो चाहे आगे की साइड लिख दो, तो मैं तो आगे लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, फिर से समझो जरा, √3 तो गया ऊपर और √2 आ गया नीचे। तो इस तरह से होता है, ये चले जाते हैं ऐसे। आपने ये पढ़ा होगा कि A/B
अपॉन सी अपॉन डी लिखा है कहीं, तो क्या होगा कि डी तो जाएगा ए के साथ और बी आएगा किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको रेशनलाइज करना जरूरी होता है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें कॉन्जुगेट से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा 1 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है 2 रूट 2 और 1 प्लस रूट 3 को लिख दिया जाएगा रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब रेशनलाइज करने के लिए हम इसको ले जा रहे हैं अगले पेज पर। तो 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है। अब क्या है ना, रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ भी अंडर रूट लगा है वो अंडर रूट हट जाना चाहिए। तो उस अंडर रूट को हटाने के लिए देखिए हम क्या क्या करेंगे। पहले तो मैंने इस पूरे को ऐसे ही लिख दिया है, अब हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसका अंडर रूट हटाना चाहते हैं रूट 2 का, तो उसके लिए रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। और अगर इसका अंडर रूट हटाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, एक बार फिर से समझो। 2 का रूट हटाने के लिए रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, और रूट 3 प्लस 1 का इसमें रूट 3 का रूट हटाना है तो इसका जो अपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ तुम्हें 9th क्लास का। मान लो कि 1/√7 लिखा है और इसको हटाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऊपर तो रूट 7 आ जाएगा और नीचे रूट 7 की रूट 7 में करके 7 आ जाएगा। तो देखो अंडर रूट हट गया। लेकिन अगर कहीं लिखा है 1/√2 प्लस 1 और अब तुम इसका अंडर रूट हटाना चाहते हो, तो अब तुम्हें करनी पड़ेगी रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से करोगे, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से करोगे। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट। ये तुमने 9th में सीखा था। तो हमारे इस सवाल में दोनों तरह के थे, ये भी था, इसके लिए ऐसे कर दिया, और रूट 3 प्लस 1 के लिए हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करके आ जाएगा रूट 6, और साथ में है रूट 3 माइनस 1, नीचे 2 तो ऐसे ही रहेगा। रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन गया। इस स्टेप को एक बार फिर से देखिए। रूट 3 की रूट 2 में करके रूट 6 आया, साथ में आया रूट 3 माइनस 1, 2 ऐसे ही रहा। रूट 2 की रूट 2 में करके 2 आ गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे लगता है पूरा स्टेप आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर बढ़िया समझ जाते हो ना तो लाइक ज़रूर करा करो, ताकि तुम्हारी आवाज़ मेरे कान तक पहुंच जाए। रूट 6 ऐसे ही रहेगा, रूट 3 माइनस 1 भी ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, अब रूट 6 रूट 3 माइनस 1 ऊपर ऐसे ही चलता रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा, 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 बचा। 4 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी, 8 आ गया, और इसको हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे तो कर ही देते हैं। रूट 6 को अंदर रूट 3 में करेंगे तो आ जाएगा रूट 18, क्योंकि 6 3 जा 18 होते हैं, और रूट 6 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, वैसे नीचे से अंडर रूट हट चुका है और हमारा सवाल करीब करीब सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि उसमें जो अंडर रूट थे वो सब हट जाने चाहिए। तो नीचे जो अंडर रूट थे अब कोई अंडर रूट नहीं रहा है। लेकिन ये जो अंडर रूट 18 देख रहे हो ना, इसे थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, अंडर रूट 18 के जब फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो आएंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18। अब इसका पेयर बन गया तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, ये अंदर ही रहेगा, तो 3√2 इसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो ये जो रूट 18 है इसकी जगह लिखा जाएगा 3√2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। अब जाके हमारा ये सवाल हुआ है पूरा। तो इस सवाल के आखिरी हिस्से में हमें 9th क्लास की कहानी जो थी चैप्टर 1 की वो पढ़नी पड़ गई। एक बार फिर से पूरे सवाल पर नज़र डालते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो हमारे सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है।
यहाँ तो हमें साफ दिखाई दे रहा था कि इन तीनों की वैल्यू रखनी है। वैल्यू जब याद होगी तभी रख पाएंगे, नहीं तो किसी का तो ये सवाल शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो हमें इन तीनों की वैल्यू याद थी, फटाफट हमने सारी वैल्यूज़ को रख दिया। उसके बाद हमने नीचे की साइड एलसीएम लिया √3, ये देखो ये ले रखा। √3 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे। अब ये ऊपर गया और ये वाला क्या आ गया नीचे। हमने ये वाला रूल इस्तेमाल किया, ऐसा हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि बी नीचे आ जाता है और डी ऊपर पहुंच जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, जब सब ऊपर नीचे का हो गया तो हमारे सामने ये सिचुएशन आई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि ये वाली सिचुएशन आई थी, फिर हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, ये निकला हुआ है 2 कॉमन, और अंदर यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे बचा √3। ठीक है, फिर हमने इसको इंटरचेंज करके लिख दिया। प्लस में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हमें इसको क्या करना था, रेशनलाइज। नीचे के जो रूट हैं उनको हटाना जरूरी था। इसके लिए हम इसको अगले पेज पर ले गए क्योंकि काफ़ी बड़ा था। अगले पेज पर लिखने के बाद इन दोनों का अंडर हटाना था, तो इसका अंडर हटाने के लिए तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसे वाले का अंडर हटाने के लिए √3 - 1 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, ठीक, गेट, GAT, गेट। तो अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हमें प्लस वाले से करनी पड़ती, ये बात मैंने आपको इधर याद दिला दी थी। अब √3 की मल्टीप्लाई √2 में होकर √6 आ गया, ये एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, हाँ ये एज इट इज़ ही तो है। √2 की √2 में होकर 2 आ गया, a + b, a - b, a² - b²। √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 1 का स्क्वायर हुआ 1। 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, और 2 4 जा कितना हो गया 8। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर अंडर√18 को सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व करके आया 3√2 और वो हमने लिख दिया, और इस तरह से हमारा सवाल पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। तो इसका ये वाला जो हिस्सा था पूरे पेज पर, इसमें 10वीं का कोई रोल नहीं है, 10वीं की कोई ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं लगी है। ये सब 11th क्लास का 9th क्लास का कॉन्जुगेट था। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उन दोनों में भी तुम्हें रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन दोनों को तुम खुद ही करोगे, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दी है। ठीक है, और वीडियो के एंड में उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो वहाँ से मैच कर लेना। तो वैसे तो ये वाला पार्ट मैंने तुम्हें खुद से करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सोचा कि करवा ही देता हूँ। चलो, अब तुम्हें केवल क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट खुद से करना है। और ये जितने भी मैं करवा देता हूँ ना, इनको भी ज़रूर अपने आप से करके देखा करो। जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। और कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज का करने से पहले वो टेबल ज़रूर याद कर लेना। उसमें पहले 3 फार्मूले, साइन, कॉस और टेन, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों के फार्मूले ज़रूर याद कर लेना, मतलब इन तीनों की वैल्यूज़। ठीक है, तो चलो इस सवाल को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा इसमें। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। कोसेक 60 की हमें पता नहीं है, हमें तो साइन 60 की पता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। समझ गए ना? तो ऐसे याद रखा करो, साइन की याद है तो कोसेक की अपने आप ही याद रहेगी। सेक 30 की हमें नहीं पता, हमें तो कॉस 30 की पता है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब कोट 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होगा। अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही तो होता है, तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला स्टेप। अगले स्टेप में इन दोनों को प्लस कर लो, 1.5 और 1 को प्लस करके आएगा 3/2। जिन्हें प्लस करना नहीं आता वो यहाँ देख लो, 1/2 में 1 कैसे प्लस होगा, इतना आसान। तो 2 एलसीएम हो गया 1, और 2 की 1 में करके 2 आ गया, तो 2 + 1 3/2। अब समझ गए? और माइनस का 2/√3 ये। ठीक है, ये 2/√3 ऐसे ही रहेगा। और देखो फिर वही हो गया 1 और हाफ, 1 और हाफ को प्लस करके क्या आएगा 3/2 आएगा।
ठीक है। अब ऊपर की तरफ एलसीएम लिया जाएगा और नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा। ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, पूरे फोकस से देखते रहें। इन दोनों की इंटू कर दी एलसीएम लेने के लिए, फिर इसकी यहाँ इंटू हो जाएगी 3√3 और 2 की इंटू उसमें हो जाएगी तो 4 आ जाएगा। नीचे भी एलसीएम यही आ रहा है 2√3, इसकी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई 4 हो गया और बीच में प्लस है और √3 की उसमें मल्टीप्लाई हो गई तो कितना आ गया 3√3। इससे ये हो गया कैंसिल। अब ऊपर बचा 3√3 -4 और नीचे बचा 4 + 3√3। अब यहाँ फिर वही प्रॉब्लम है कि नीचे अंडर रूट है, उसको हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए कॉन्जुगेट से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। और ये काम हम करेंगे अगले पेज पर। तो फिलहाल इस पेज पर क्या किया है, इस पेज पर हमने इन सब की वैल्यूज़ रखी हैं, एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब कॉन्जुगेट की बारी है, 9th क्लास का काम है, अगले पेज पर कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो सवाल की जो आखिरी लाइन थी इसको यहाँ पे लिख लिया गया है और अब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अंडर रूट वाले को आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता लेकिन अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना। अंडर रूट वाला आगे लिखो और वो पीछे लिखो, प्लस में किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है तो अगर यहाँ प्लस है तो हम किससे करेंगे, माइनस वाले से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद क्या होगा, नीचे तो हमेशा a + b a - b ही बनता है। आप में से जिन्होंने भी 9th क्लास बढ़िया तरीके से पढ़ी है ना, उनको पता होगा कि यहाँ नीचे तो a + b a - b ही बनेगा हमेशा। तो a² - b² a + b a - b a² - b², ये फार्मूला आप जानते होंगे। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करेंगे। 3√3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 3 × 3 = 9, √3 की √3 में होगी तो 3, 3 × 4 = 12 और साथ में √3। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दी। अब बारी आती है -4 की। 4 × 3 = 12, साथ में √3, माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 = 16। ठीक है, इसके बाद 9 × 3 = क्या होता है 27 और ये दोनों देखो माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वैसे भी ये दोनों सेम है देखने में बिल्कुल। तो इनको ऐड करने के लिए हम ऐसे पढ़ेंगे कि 12√3 और 12√3 तो टोटल हो गया 24√3। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो ना, 12x और 12x तो कितना हो गया 24x और प्लस 16 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16। अब इधर देखो साइड में, अभी तो चल ही रहा है। 27 और 16 कितने हुए प्लस करके बताओ। हाँ सही बताया 43 है, काफ़ी देर में बताया लेकिन। और इधर 24√3 और कुछ लोगों ने तो बताया ही नहीं होगा, सोचा होगा कि अपने आप लिख देंगे प्लस करके। 9 × 3 = 27 - 16। ठीक है, 43 - 24 √3 ऐसे ही रहेगा। अब माइनस कर लो, 7 में से 6 गया 1 बचा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब नीचे तुम्हें कोई अंडर रूट दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में? नहीं दिखाई दे रहा। डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है और हमारा सवाल भी पूरा हो चुका है। तो ये वाला जो हिस्सा आपने देखा ये फिर से वही था जो हमने 9th में सीखा था चैप्टर 1 में कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज किया जाता है, कैसे उसको अंडर रूट से बिना अंडर रूट वाले में बदला जाता है। तो इस तरीके से हमने ये जो पार्ट किया है ये 4th पार्ट है और आप घर से करेंगे इसका 5th पार्ट। वीडियो के शुरू में, जिनके पास बुक नहीं है, सवाल लिखे हुए हैं, वीडियो के शुरू में मिल जाएगा आपको वो पेज, उसमें सवालों को देख लीजिएगा। आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि आज इस एक्सरसाइज की शुरुआत है और आपको वैल्यूज़ भी याद नहीं है। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसके आने से पहले वैल्यूज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, अगर आप याद नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले या फिर वैल्यूज़ तो आप अपने आप ही इस चैप्टर को मुश्किल बना देंगे खुद ही। ये मुश्किल नहीं है, ये सिंपल चैप्टर है अगर साथ साथ याद करते चलो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।